हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्टी स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर बाहर से आवाज़ आए तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना और मेरी आवाज़ को सुनना, ओके। आज वांगशन की शादी है। वांग जी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर बैठा हुआ था क्योंकि उसे ये शादी नहीं करनी, पर उसकी माँ है जो उसे फोर्स कर रही है। सारे जियांग्स कुछ ही देर में लैंड क्लैन पहुंचने वाले हैं, इसीलिए वांग जी और सारे लैंस तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे जैंग फैमिली के सारे सदस्य अब लैंड क्लैन आने के लिए निकल चुके हैं। यानली भी एक दिन पहले यहाँ मतलब कि जैंग क्लैन में आ चुकी है। उसे सिर्फ पता था कि जैंग जैंग की शादी हो रही है, पर यहाँ आने के बाद तो उसे शौक लगा। उसे पता चला कि विंग की भी शादी हो रही है। वो अपनी माँ और बाबा से मतलब कि मॉम डैड से बात भी करती है कि आप लोग क्यों विंग की शादी इतनी जल्दी करवा रहे हो, विंग तो सिर्फ अभी 15 साल का है ना। ये सुनकर मैडम यू उसे मनाने के लिए कहने लगी कि विंग की शादी जिस क्लैन में हो रही है मतलब कि लैन क्लैन में हो रही है वो अच्छा क्लैन है, और राजकुमार लैन जैसा अल्फा विंग को कभी दूसरा मिल ही नहीं सकता। और उनकी माँ ने हमसे निवेदन किया था कि वांग जी की शादी हम इसी साल करवाना चाहते, इसीलिए हम करवा रहे हैं। और हाँ, तुम सोच सकती हो विंग वहाँ का लैंड फुरन अगला लैंड फुरन बनेगा, हम तो उसी के भलाई के लिए कर रहे हैं। ऐसा अच्छा मौका बार बार नहीं मिला करता। ये सुनकर यानली कुछ बोल पाती कि मैडम ये उसे समझाते हुए बोलते, यानली हमने उनसे बात की है और उन्होंने कहा है कि वो विंग को खुश रखेंगे, तुम उसके लिए परेशान मत हो। ये सुनकर यानली फिर कुछ बोल पाती कि मैडम यू ने अपना हाथ उठा लिया था, और वो यानली को बताती है कि अब बस चुप रहो, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारे ना करने से भी ये शादी अब टूटने वाली नहीं है क्योंकि आज ही उसकी शादी है। ये सुनकर यानली शॉक, क्या मतलब है आज ही? यानली कहती है, पर माँ किसी को भी कुछ पता नहीं है, आपने मुझे भी नहीं बताया, ये क्या बात हुई भला? ये सुनकर जैंग फैमिया यानली को समझाते हुए कहते हैं कि लैंड सेक्ट वालों ने ही कहा था कि वो विंग और वांग जी की शादी अभी सीक्रेट रखना चाहते। ये सुनकर यानली फिर से कंफ्यूज, सीक्रेट क्यों? जब शादी हो रही है तो पूरे धूमधाम से सबके सामने होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए। ये सुनकर जैंग फैमिया यानली को समझा पाते मैडम यू यानली को कहती है, यानली उन्होंने विंग की भलाई के लिए ही कहा है। विंग अभी 15 साल का है, इसीलिए वो नहीं चाहते कि लोगों को पता चले। विंग जब 18 साल का होगा तब वो धूमधाम से वांग जी और विंग की शादी करवाएंगे। अब बस ये बोलकर वो अपने हाथ को उठाती और कहती है, अब हमें निकलना होगा। ये बोल वो सबको बोट में बैठने का इशारा करती है। सारे लोग धीरे धीरे करके बोट पे बैठ रहे थे, तब भी यानली विंग का हाथ पकड़ लेती है क्योंकि विंग ने बैम्बू हैट पहना हुआ था जिसके कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। असल में इनका नियम होता है शादी के पहले किसी को भी ओमेगा का फेस नहीं देखना होता, और आज तो विंग की शादी है इसीलिए विंग ने बैम्बू हैट पहना हुआ है। विंग को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, वो तो हल्का सा उस बैम्बू हैट में जो कपड़ा लगा हुआ है उसको हटा हटा के सामने देख रहा है। वो देखता है कि सारे लोग नाव में चढ़ चुके हैं, तभी उसकी बहन ने उसका हाथ पकड़ा था। उसकी सीजे विंग से पूछती है, विंग क्या तुम इस शादी से खुश हो? ये सुनकर विंग स्माइल करते हुए अपनी बहन को हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, हाँ शीजे, मुझे ये शादी पसंद है और साथ में राजकुमार भी। ये बोलकर वो स्माइल करता है। वहीं यानली अपना सर शेक करते हुए बोलती है, पर विंग तुम्हें थोड़ा रुकना चाहिए था, तुम अभी से शादी क्यों कर रहे हो? ये सुनकर विंग कहता है, पर मैडम यू और अंकल को इसमें कोई दिक्कत नहीं थी और मुझे भी राजकुमार पसंद है, इसीलिए मैंने मना नहीं किया। ये सुनकर यानली कहते हैं, ठीक है, बस तुम खुश रहना। ये बोलकर वो उसे बोट पे बैठाने में मदद करती है। फिर वो सभी बोट पे बैठ गए थे, तभी एक छोटा सा बच्चा विंग की गोद पे आके बैठ गया था। वो और कोई नहीं जिनलिंग था। जिनलिंग विंग के फेस को देखने के लिए उसके बैम्बू हेड का कपड़ा हटाते हुए बोलता है, अंकल आपने ये क्यों पहना हुआ है? आपको तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होगा ना? ये बोलकर वो विंग को देख रहा था। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ वैसे तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, पर मैं क्या करूं, मुझे इसे पहनना पड़ेगा। ये बोलकर वो उसके बालों को रफल करता है। फिर कुछ ही देर में वो सारे लोग लैंड क्लैन पहुंच चुके थे। लैंड क्लैन में वो एंट्री तो कर चुके थे,
पर अभी तक वो क्लाउड रिसेस नहीं पहुंचे थे। विंग बार बार अपने हेड से वो कपड़ा हटाकर बाहर की ओर देख रहा था। वहां का नज़ारा इतना सुंदर कि विंग तो उस नज़ारे से अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रहा है। वहाँ हल्की सी ठंड है। युनमेंग में इतनी ठंड नहीं होती, पर यहाँ ठंड है, इसीलिए सारे लोगों ने अभी गर्म कपड़े पहन रखे हैं। कुछ ही टाइम में वो क्लाउड रिसेस के गेट पे पहुंच जाते हैं। क्लाउड रिसेस के गेट पे दो डिसिपल खड़े हुए थे। वो सबसे पहले जैंग फैमे से पूछते हैं कि आखिर वो कौन है। जैंग फैमे उनको बता देते हैं कि वो जैंग क्लैन से। ये सुनकर वो लोग उसे ग्रीट करते हैं और फिर उनमें से एक कहता है कि आप यहीं पर इंतज़ार कीजिए, हम सेक्ट लीडर को बुला के लाते हैं। ये बोल उनमें से एक अंदर चला गया। वहीं कुछ ही टाइम में लैन कुरैन, चिंगहेन जून, मैडम लैन तीनों उनका स्वागत करने के लिए आ गए थे। वो तीनों उनका स्वागत करते हैं और फिर उनको अंदर लेके आते हैं। जिंगलिंग वो सबको देखकर इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। वो कहता है, मम्मा देखो, वो कितना ज़्यादा सुंदर जगह है। देखो यहाँ कितनी ज़्यादा ठंड है, यहाँ तो बर्फ भी गिर रहे हैं। ये बोलकर वो दिखा रहा था। विंग भी अपने हेड से हल्का सा कपड़ा उठाता है और वो भी देखने लगा। वो जब सामने का नज़ारा देखता है, वो तो बहुत ज़्यादा मिसमराइज हो गया था, क्योंकि यहाँ हल्के हल्के बर्फ जमे हुए हैं। शायद बर्फ गिरे होंगे और यहाँ हल्का ठंडा मौसम भी है और साथ में यहाँ की हरियाली। ये देखकर तो विंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। और जैसे जैसे वो अंदर जा रहे थे और जैसे जैसे विंग सब नज़ारों को देख रहा था, उसे अपने सर में हल्का सा दर्द भी फील हो रहा था। वो शायद तक यही नज़ारे तो अपने सपने में देखा करता है। विंग को ये याद नहीं आ रहा है, पर उसे महसूस हो रहा है कि वो कभी ना कभी तो यहाँ पर आया है। पर तभी उसका ध्यान वहाँ से हटता है, क्योंकि जिंगलिंग ने उसके कपड़े को पकड़कर खींच लिया था। जिंगलिंग विंग को कहता है, अंकल अंकल क्या कर रहे हो, मेरी तरफ देखो, देखो ना, उधर देखो। ये बोलकर वो दूसरी तरफ इशारा करता है। विंग दूसरी तरफ देखता है। जैसे उसकी नज़र उस तरफ पड़ी, वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे खरगोश थे। उन खरगोशों को देखकर विंग को फिर से कुछ याद आता है। फिर से उसके सर में दर्द होने लग गया था, पर वो फिर से उसे इग्नोर करता है और वो सबके साथ आगे जाने लग गया। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पहली बार जब उसने लैंड क्लैन वालों को देखा था, लैंड क्लैन के कपड़ों को देखा था, उस वाइट कलर के कपड़ों को देखा था, उसके फॉरहेड में बंधे हुए उस रिबन को देखा था, तो ना जाने क्यों उस दिन भी विंग का सर दुखा था, पर उसने उसे इग्नोर किया था। और आज भी यही हो रहा है। इस जगह को देखकर विंग को कुछ अलग से फील हो रहा था। उसे घबराहट सी फील हो रही थी। उसका दिल बहुत ज़्यादा ही अजीब सा फील हो रहा था। इसीलिए उसने जल्दी से जो हैट का कपड़ा हल्का सा उठाया हुआ था, उसे नीचे कर देता है और वो अपना सर नीचे करके चलने लगा। वो सब कुछ सुन रहा था कि कैसे लैन कुरैन और चिंगहेंजुन बता रहे हैं कि कहाँ का कौन सी जगह है और कहाँ उन लोगों के रहने का इंतज़ाम किया गया है। कुछ ही टाइम में वो सारे उस जगह भी पहुंच जाते हैं। तभी चिंगहेंजुन उन लोगों को, मतलब कि जैंग फैमे और जैंग चेंग को बताते हुए कहते हैं, हम लोगों ने आपका रूम ये डिसाइड किया हुआ है और ओमेगा का रूम, मतलब कि विवुशियान का रूम ये रहा। ये बोलकर वो दूसरी तरफ इशारा करते हैं। मैडम यू और यान ली अपना सर हिलाते हैं। यही विंग भी अपना सर हिलाता है और फिर मैडम लैन उन लोगों को लेकर ओमेगा के कक्ष में जाती है, जहाँ पर विंग को तैयार किया जाएगा, जहाँ पर विंग को रखा जाएगा। सब लोग जितने भी ओमेगा थे, मैडम यू, यान ली और विंग को लेकर मैडम लैन विंग के रूम में जाती है। वहीं चिंगेंजुन और लैन कुरैन जैंग फैमे और जैंग चेंग को जैंग चेंग के रूम में लेके जाते हैं और वो बताने लगे कि आखिर ये इस रूम में क्या क्या सामान रखा गया है। तभी चिंगेंजुन जैंग फैमे से कहते हैं, अगर आपको कुछ और सामान की ज़रूरत पड़े तो आप बेझिझक हमें बता सकते हो। ये सुनकर जैंग फैमे अपना सर नोट करते हैं। वहीं मैडम लैन भी मैडम यू से वही सवाल पूछती है। मैडम यू भी अपना सर हिला देती है। तभी एक डिसिबल आकर जितने भी जैंग से सामान आए हुए थे विंग के लिए, जैंग चैंग के लिए, वो उनके कमरे में रख देते हैं। फिर मैडम लैन उन लोगों से कहती है, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने के लिए बनवा के लाती हूँ।
ये बोल वो वहाँ से चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ जैंग फैमिया और लैन कुरैन लैन चिंगहेंजुन वो तीनों बात करने लगे कि आखिर कितने टाइम विंग और वांगजी की शादी होगी और कैसे कैसे होगा सब, ये सारे वो लोग डिसाइड करने लगे। फिर कुछ देर बात करने के बाद लैन कुरैन और चिंगहेंजुन वहाँ से चले गए काम करने के लिए। उन्हें तैयारी भी तो करनी होगी क्योंकि इतनी जल्दी उन लोगों को वांगजी और विंग की शादी भी करवानी है। वहीं दूसरी तरफ विंग अपने हैट को निकाल के बैठ गया था। वो कहता है ओह कितना सादा थकावट है ये, मैं तो कभी भी इसे ना लगाऊं, ये बोलकर वो उसे देख रहा था। तभी जिंगलिंग हंसते हुए कहता है अंकल आप देखो किस तरह पाउट बना रहे हो, पाउट तो मैं बनाता हूँ, अब बच्चे हो क्या। ये सुनकर विंग उसे अपनी गोद में बैठा लेता है और कहता है हाँ मैं बच्चा हूँ ना शीशे 3 साल का। ये बोलकर वो हंसने लग गया था। यानली भी उसके बालों को सहलाकर बोलती हाँ मेरा आशियान 3 साल का एक बच्चा है, पर देखो ये 3 साल के बच्चे का आज शादी होने वाला है। ये सुनकर विंग ब्लश करने लग गया था और वो कहता है सीजे मैं आपको बहुत मिस करूंगा। ये बोलकर वो यानली को गले से लगा लेता है। तभी जिंगलिंग भी विंग को गले लगाकर बोलता है मैं भी आपको मिस करूंगा अंकल। ये सुनकर विंग हंसने लगा, यहाँ तक कि यानली भी हंसने लगी। विंग उसके गालों को पींच कर बोलता है मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगा। ये बोल के वो उससे गुदगुदी करने लग गया था। तभी मैडम यू उन लोगों को देखते हुए कहती तुम लोग यहाँ मस्ती कर रहे हो, कुछ ही टाइम में विंग तुम्हारी शादी है और तुम्हें तैयार भी होना है, कितना सारा काम भी करना है हमें, तुम यहाँ पर मस्ती मत करो। और यानली तुम भी, तुम इन बच्चों के साथ बच्ची मत बन जाओ। ये बोलकर वो यानली को देख रही थी। यानली कहती हाँ माँ, ये बोलकर वो उठ गई थी और फिर जितने सामान वो जैंग क्लैन से लाए हुए थे उनको अनबॉक्स करने लगे और उनमें से कपड़ों को निकालने लग गए थे। तभी जिंगलिंग विंग के गोद पे कूदते हुए बोलता है वाओ कितने सारे रेड रेड कपड़े, मम्मा क्या इनमें से मैं एक चूज कर लूँ। पर यानली कहती नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो आशियान के लिए है, आज उसकी शादी है ना। ये सुनकर जिंगलिंग अपना सर हिलाकर बोलता है आज आपकी शादी है ना तो आप रेड पहनोगे, पर मैं भी पहनना चाहता हूँ। तभी विंग कहता है तुम भी पहनोगे पर जब तुम बड़े हो जाओगे। ये सुनकर जिंगलिंग अपना मुंह बनाता है और कहता है पर मुझे अब भी पहनना है। तभी विंग उसके नोज को पिंच करते हुए कहता है ठीक है पहन लेना, पर तुम पहले अपने पार्टनर को तो ढूंढ लाओ, फिर तुम्हारी शादी करवा देंगे और तुम्हें रेड कपड़े पहनने को मिलेगा। ये सुनकर जिनलिंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वो कहते हैं सच्ची, मैं अभी किसी को ढूंढ लाता हूँ उसके बाद मैं शादी करूँगा। ये बोलकर वो विंग की गोद से उतर गया था। वो तो भागने वाला भी था, पर विंग उसे पकड़कर फिर से अपने गोद में बैठा लेता है और वो उसके नोज को पिंच करते हुए बोलता है छोटे बच्चे अभी शादी की बात नहीं करते। ये बोलकर वो उसे टिकलिंग करने लग गया था। वहीं जिनलिंग भी हंसने लग गया था। उन दोनों को इस तरह मस्ती करते हुए देखकर यानली मुस्कुराती है, पर वहीं मैडम यू विंग को देखते हुए कहती है वुशियान इधर आओ और इन कपड़ों को ट्राई करो। ये सुनकर विंग जिनलिंग को अपनी गोद से उतार देता है और वो अपना सर हिलाकर मैडम यू के पास आता है। मैडम यू उसे कपड़ा देने लगी जिसे आज पहनेगा विंग, जिसके बाद विंग की शादी होगी। ये सोच सोचकर विंग के मन में बटरफ्लाई उड़ने लग गए थे। विंग उस कपड़े को पहनकर आता है। यानली उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि विंग उस कपड़े में बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा था। विंग ने अभी कोई भी ज्वेलरी नहीं पहना हुआ, पर भी विंग की सुंदरता इसी में ही बहुत ज़्यादा ही निखर के आ रही है। मैडम यू भी विंग को ही देखते रह गई थी क्योंकि सच में आज विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मैडम यू विंग को अपने पास बुलाती और फिर उसके कपड़े को ढंग से करते हुए बोलती है वो श्यान मेरे बात का तुम बुरा मत मानना, पर मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ। तुम अपने पति का हर बात मानना, अगर वो अच्छा भी हो तब भी, अगर बुरा भी हो तब भी। एक ओमेगा को अपने अल्फा की बात हमेशा माननी होती है। अगर तुम्हारा अल्फा कभी गुस्से में तुम्हें कुछ बुरा भला बोल भी दे, पर भी अपने अल्फा के ऊपर आवाज़ मत उठाना। ये बोलकर वो विंग को देखती है। विंग भी मैडम यू की बात समझता है, इसीलिए वो भी
अपना सर हाँ में हिला देता है। मैडम यू उसके बालों को अच्छे से बनाते हुए कहती है, और एक बात, अल्फा बहुत जल्दी गुस्से में हो जाते हैं। अगर तुम्हारा अल्फा कभी गुस्से में तुम्हें कुछ बुरा भला बोल दे, तब तुम उल्टा उसे जवाब मत देना। और हाँ, एक बात, लैंड क्लैन में कभी भी ऐसा काम मत करना जिससे हमारे क्लैन पे फर्क पड़े। और एक बात, मुझे पता है तुम बच्चे हो, तुम छोटी छोटी बातों को किसी को भी बता दोगे, पर अब तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। तुम्हारे अल्फा और तुम्हारे बीच बंद कमरे में जो भी हो, तुम उस बारे में किसी को भी नहीं बता सकते। ये ओमेगा और अल्फा के बीच की बात होती है, तीसरे इंसान की उसमें कोई भी ज़रूरत नहीं होती। उस रूम में तुम्हारे साथ जो भी हो उसे चुपचाप सहन कर लेना, कभी भी अपने अल्फा को डिसरिस्पेक्ट मत करना। ये बोलकर वो उसके बालों को ढंग से फिक्स करती है। यानली यानली ये सब बातें सुन रही थी। उसकी माँ ने उसे भी यही सब बोला था जब उसकी शादी हो रही थी। ये सिर्फ मैडम यू की बात नहीं है, हर माँ जब उसके बच्चे की शादी होती है और शादी करके वो दूसरे के घर जाता है, तब वो हमेशा ही यही बोलती है कि वो अपने पति को कभी भी नाराज़ ना करे, अपने पति के साथ खुश रहे, किसी छोटी सी बात में बहस ना करने बैठ जाए, नहीं तो वो रिश्ता टूट जाता है और इससे दो परिवारों का, दो क्लैन का रिश्ता भी टूट जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। इसीलिए मैडम यू विंग को समझा रही है कि दूसरे क्लैन में जाकर कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे उसका अल्फा उससे बुरा मान जाए और उसे छोड़ दे, क्योंकि शादी के बाद एक ओमेगा का, एक लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है। अगर उसके ससुराल से ही उसे निकाल दिया जाए तो ओमेगा कहाँ जाएगा, वो ओमेगा या फिर लड़की कहाँ जाएगी। यही सब बातें सोचकर मैडम यू विंग को ये सब समझा रही है कि कभी भी अपने अल्फा की बात को टालना नहीं। उसका अल्फा जो उसके साथ करे उसे चुपचाप सहन कर लेना। हर माँ यही तो समझाती है अपने बच्चों को। मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, हाँ अभी भी ये सब कई बार होता होगा। कई बार उसकी माँ बच्चों को समझाती होगी कि कभी शादी करके तुम दूसरे देश में जाओ या फिर दूसरे के घर में जाओ, तो कभी भी अपने फैमिली की रेपुटेशन को वहाँ जाके बिगाड़ना मत। हमेशा ही अपने पति का, अपने परिवार वालों की बातें मानना। अगर किसी तुम्हारी गलती पर उन्होंने तुम्हें डांट दिया तो उस बात का बखेड़ा मत बनाना, जब उस बात को सहन कर लेना और तीसरे इंसान को कभी भी बताना नहीं। नहीं तो वो कब तीसरा इंसान दुनिया वालों को बता देगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यही सब बातें सोचकर मैडम यू विंग को समझा रही है। विंग भी समझता है और उसने अपना सर हाँ में हिलाया। कुछ ही टाइम बाद यान ली और मैडम यू ने विंग को पूरी तरह सजा लिया था। विंग बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था, जिसे देखकर मैडम यू उसकी तरफ देखती है और फिर उसके कानों के पीछे एक छोटा सा काला टीका लगा देती है। मैडम यू विंग के फोrehead पे किस करती है। पहली बार मैडम यू ने इस तरह का विंग को ट्रीट किया था, जिसे देखकर विंग के आंखों से आंसू आ गए थे। मैडम यू विंग को देखते हुए कहती है, रो क्यों रहे हो, आज खुशी का दिन है तो तुम्हारे आंखों से ये आंसू नहीं निकलने चाहिए। ये सुनकर विंग ने जल्दी से अपने आंसू को पोंछ लिया था। वहीं मैडम यू अपना फेस टर्न कर लेती है और वो विंग को बिना देखे हुए कहती है, मैं थोड़ी रूड हूँ, पर ऐसा भी नहीं है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। हाँ, कभी कभार मैं मेरे मुंह से ऐसा इस तरह के वर्ड निकल जाते हैं जिससे किसी इंसान को हर्ट हो जाता है, पर मैं दिल से उस इंसान का बुरा नहीं चाहती। और वैसे ही मैंने तुम्हारे लिए भी कभी बुरा नहीं चाहा। तुम्हें पता है, ओमेगा को हमेशा ही अपना घर छोड़कर दूसरे के घर जाना पड़ता है, और अगर ओमेगा अपने ही घर में सुख शांति से रहे, अगर उसे कुछ करना ना आए, तो वो दूसरे के घर में जाकर क्या करेगा। अगर वो कुछ नहीं करेगा तो हमेशा ही उस ओमेगा को बहुत कुछ सहना पड़ेगा। ये ओमेगा की किस्मत होती है कि वो किस तरह के घर में जा रहा है। अगर वो अच्छे घर में जा रहा है तब तो ठीक है, पर वहीं अगर वो बुरे घर में जा रहा है तब उसकी लाइफ हेल बन जाती है। किसी को पता नहीं रहता कि ओमेगा की किस्मत कहाँ है, पर ओमेगा को हर बात के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। मैंने तुमसे रूड बिहेव किया, मैंने तुम्हें हर सुबह उठने को बोला,
हर सुबह काम करने को बोला। तुम दूसरे के घर जाओगे तो तुम्हें परिवार वालों से पहले उठना पड़ेगा। परिवार वालों के कहने से पहले उनके लिए खाना बनाना पड़ेगा, उनका सारा काम करना पड़ेगा। और अगर तुम हमारे घर में दिन रात खेलते रहोगे और कुछ काम नहीं करोगे तो उस टाइम जब तुम दूसरे के घर जाओगे तब तुम्हें वो काम मुश्किल लगेगा। और मैं नहीं चाहती कि कोई ये बोले कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें क्या सिखाया है। तुमने सुना ही होगा, अगर पहले किसी इंसान को दर्द मिले, दुख मिले, तो वो दूसरे परिवार में जाने के बाद उस इंसान को खुशियाँ मिलती है। मैं तुम्हारे लिए बुरी बन सकती हूँ, पर दूसरा इंसान तुम्हें हर्ट करे या फिर हमारे घर के किसी भी ओमेगा को हर्ट करे, मैं ये नहीं चाहती। ये बोलकर वो फिर से विंग के बालों पे हेयर पिन लगाने लग गई थी। विंग ये सब बातें सुनकर उसके आंखों में आंसू आ गए थे और उसने मैडम यू के मतलब पेट पे अपना सर रख लिया था। विंग बैठा हुआ था और मैडम यू खड़ी हुई थी, जिसके कारण विंग का सर मैडम यू के पेट में लगा था और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। मैडम यू उसके बालों को सहला रही थी और वो, रो क्यों रहे हो, चुप रहो, वैसे भी कुछ ही टाइम में तुम्हारी शादी होने वाली है, ऐसे रोगे तो तुम्हारा फेस गंदा दिखेगा और मैं नहीं चाहती कि हमारे क्लैन के ओमेगा के बारे में कोई कुछ बोले। ये सुनकर विंग ने अपनी आंसुओं को हल्का सा पोंछा था और वो मैडम यू को देखता है। मैडम यू कहती है, अब मुझे क्यों देख रहे हो, चुपचाप सामने देखो। ये सुनकर विंग ने अपना सर हिलाया और वो सामने की तरफ देखने लग गया था। मैडम यू उसके बालों पे हेयर पिन लगाती है और फिर से वो आईने से ही विंग को देखते हुए कहती है, चलो आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक ओमेगा रहा करती थी। उस ओमेगा के परिवार वाले उस ओमेगा को बहुत लाड प्यार से पाले थे, जिसके कारण उस ओमेगा को कुछ काम करना ही नहीं पड़ता था। उसके उठने से पहले उसके लिए सब कुछ हाजिर हो जाया करता था। वो ओमेगा बहुत ज़्यादा ही प्यारी थी, खूबसूरत थी और साथ ही सबकी लाडली होने के कारण बहुत ज़्यादा चंचल भी। वो सुबह शाम बस बाहर में घूमती रहती थी, खेलती रहती थी। साथ ही वो बहुत अच्छी कल्टीवेटर भी थी। उस ओमेगा को घर के काम के अलावा जो बोलो वो बहुत अच्छा आसानी से कर दिया करती थी। जैसे अल्फ़ा अल्फ़ा कुछ भी काम कर देते हैं, वैसे वो ओमेगा भी कुछ भी काम कर देती थी। पर घर का काम उसे कुछ भी नहीं आता था। वो तो नाइट हंट पे भी जाया करती थी। वो नाइट हंट में बहुत अच्छे से परफॉर्म भी किया करती थी। पर एक दिन जब ओमेगा 15 या 16 साल की थी, तब उसे किसी अल्फ़ा से प्यार हो गया और वो उस अल्फ़ा के साथ कई बार नाइट हंट पे भी जाया करती थी और कई बार गांव वालों ने उन दोनों को एक साथ देखा भी था। जब इस बारे में उस अल्फा और उस ओमेगा के परिवार वालों को पता चला, उस ओमेगा के परिवार वालों ने तो स्वीकार कर लिया, पर उस अल्फा के परिवार वालों ने उस ओमेगा को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो ओमेगा हमेशा ही बाहर घुमा करती थी। उनका मानना था कि वो ओमेगा आइडल नहीं है। एक आइडल ओमेगा वही होता है जो घर के काम जाने, जो घर के काम के साथ साथ परिवार को संभालना जाने। ऐसा नहीं कि वो दिन रात बाहर घूमते रहे। क्या जाने वो ओमेगा किस किस अल्फाओं के साथ मिलती हो। उनका मानना ये था, इसीलिए वो ओमेगा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। पर उस अल्फा के कहने पर और साथ ही उस ओमेगा के परिवार वालों ने उनसे बात की, तब जाकर उस अल्फा के परिवार वालों ने उस ओमेगा को स्वीकार किया था। पर उसने शर्त रखा था कि वो ओमेगा युद्ध नहीं करेगा, वो घर का काम करेगा। यही सब बातें बोलकर उन्होंने शादी करवा ली थी। शादी के 1-2 महीने तक तो ठीक था, वो ओमेगा भी वहाँ पर बहुत अच्छे से रहती थी। पर जैसे-जैसे टाइम बीतता जा रहा था, सब कुछ बदलने लग गया। धीरे-धीरे उस ओमेगा के ससुराल वाले उसे ताना देने लग गए थे। उस अल्फा को भी सुनाने लग गए थे कि किस तरह की ओमेगा से तुमने शादी की है, ना इसे परिवार संभालने का कोई भी अनुभव है, ना ही कुछ। हमारे परिवार को एक आइडल बहू चाहिए थी और ये कोई आइडल बहू नहीं है, ये तो बहुत ही बेकार ओमेगा है। हर बार उस ओमेगा को यही बोला जाता था। वो ओमेगा को सिर्फ घर का काम नहीं आता था, इसीलिए उसे बहुत कुछ सुनना पड़ता था। धीरे-धीरे उस अल्फा को भी ऐसा लगने लगा कि सच में इस ओमेगा में ही कुछ खोट है।
ये कुछ काम कर नहीं सकती, हर काम बिगाड़ती रहती है। वो ओमेगा कई बार ट्राई करती थी इस काम को करने की, पर वो क्या करे, बचपन से उसे लाड-प्यार से पाला गया है, उसे ये सब काम करने नहीं आता। वो सीखने की कोशिश कर सकती है, पर कोई उसे सिखाने वाला भी नहीं है। छोटी-सी गलती पे उसे बहुत कुछ सुना दिया करता था। बचपन से जिसे लाड-प्यार से पाला गया हो, अचानक से उसे कुछ इतना कुछ सुनने को मिल जाए, सारे लोग उसे सुनाने लग जाएँ, तो वो उस इंसान को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ऐसे ही उस ओमेगा को भी बुरा लगने लग गया और उसने तो इस बारे में अपने अल्फ़ा को भी बताया था कि उसकी मदर उसको बहुत कुछ सुनाया करती है, प्लीज़ अपनी माँ से बात करें। पर वो अल्फ़ा भी उस बात को इग्नोर कर दिया करता था। एक दिन ऐसे ही वो ओमेगा घर की शिकायतों को अपने अल्फ़ा को बता रही थी, पर उस अल्फ़ा को भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन था क्योंकि सुबह से ही उसकी मदर भी उसे ही बोला करती है, उसकी मदर भी यही सब बातें उसको बोला करती है। वो भी फ्रस्ट्रेट हो चुका था, इसीलिए आज उसने गलती से उस ओमेगा के ऊपर हाथ उठा दिया और इस बात से वो ओमेगा बहुत ज़्यादा शॉक पड़ गई। बचपन से आज तक किसी ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया और इसने इसने उसके ऊपर हाथ उठाया है, वो ओमेगा भी कैसे सहन कर पाती, इसीलिए उसने भी उस अल्फा के ऊपर हाथ उठा दिया और वही छोटी सी गलती कब बड़ी बन गई पता भी नहीं चला। उस अल्फा ने उस ओमेगा को फिर धक्के मार के अपने घर से निकाल दिया। वो ओमेगा चीखती रह गई, पर कोई भी उस घर में उसकी सुनने वाला था ही नहीं। सारे मोहल्ले के लोग ये सब तमाशा देख रहे थे, उन्हें नहीं पता असल में हुआ क्या है, असल में कारण क्या है। पर लोग का क्या है, लोग तो हमेशा ओमेगा को ही बुरा भला सोचते हैं ना, ओमेगा के बारे में ही गंदा सोचते हैं, इसीलिए वो लोग भी उस ओमेगा के बारे में ही बुरा भला सोचने लगे। वो एक दूसरे से कहने लगे कि मुझे तो पहले से ही पता था इस ओमेगा के बारे में। देखो ये ओमेगा तो पहले से ही मुझे चलन ही लगता था। कोई ओमेगा बताओ अल्फाओं के साथ ऐसे युद्ध करता है क्या, बताओ यू ओमेगा को शोभा देता है युद्ध करना। मुझे तो पहले से ही शक था कि इसने ही कुछ कांड किया होगा, इसीलिए देखो आज इसके ससुराल वालों ने ही इसे निकाल दिया। कोई सच्चाई नहीं जानता, कोई भी उस बारे में पूछना नहीं चाहता, पर हाँ अपने मन में जो आए वो बोलता चला गया। वो ओमेगा बहुत बुरी तरह रोई जा रही थी, वो अपने ससुराल वालों को बोले जा रही थी कि प्लीज़ उसे अंदर ले लो, वो कहाँ जाएगी। पर ना ही उसके ससुराल वालों में से कोई उसे लेने आया, ना ही उसके अल्फा ने उसे अंदर लिया। इसीलिए वो ओमेगा बहुत ही निराश होकर वापस अपने मायके चले गई। उसके मायके में उसके फादर और मदर ने उसे एक्सेप्ट तो कर लिया, पर फिर से उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ही बेहाल हो गई। जब भी उसके फैमिली मेंबर उस घर से बाहर निकलते थे, सारे लोग उस ओमेगा को ही ताना दिया करते थे। उस ओमेगा को नहीं, उसके परिवार वालों को भी ताना दिया करते थे कि इसके परिवार वालों ने उस ओमेगा को कुछ नहीं सिखाया। ओमेगा का काम होता है घर संभालना, पर उस ओमेगा ने तो घर ही नहीं संभाला। हम तो बोला करते थे कि ओमेगा को कभी भी युद्ध कला मत सिखाओ, पर देखो इन्होंने अपनी जिद पर ओमेगा को युद्ध कला सिखाई और आज देखो क्या हो गया। अपने मनपसंद से शादी तो कर ली, पर देखो उस शादी को भी ज़्यादा टाइम तक निभा नहीं पाई। अगर उस ओमेगा को युद्ध कला की जगह घर का काम सिखाया होता, तो कम से कम आज तो दुनिया वालों के सामने इनका नाक नहीं कटता। यही सब बातें दुनिया वाले उस परिवार को सुना रहे थे। इतना कुछ सुनने के बाद कोई भी पर्सन जिंदा नहीं रह पाता। वैसे ही उस ओमेगा के फादर को भी इतना कुछ सहन नहीं हुआ और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। ये बोलते टाइम मैडम यू के आंखों से आंसू निकल गए थे। यान ली और विंग मैडम यू को ही देखे जा रहे थे, उन्हें नहीं पता कि ये कहानी कौन सी है। वहीं जिनलिंग जिनलिंग भी शांत होकर इस कहानी को सुन रहा था। वो जैसे ही मैडम यू रुकती है, वो कहता है वाह कितना सैड स्टोरी था। वहीं मैडम यू को रोते हुए देखकर विंग अपने जगह से उठता है, वहीं यानली भी। दोनों ही मैडम यू को कंसोल करने के लिए उसे गले से लगा लेते। उन्हें समझ तो नहीं आया कि आखिर ये कहानी किसकी है, पर उन्हें महसूस हो रहा है कि मैडम यू का इस कहानी से बहुत ज़्यादा ही गहरा नाता है। इसी कश्मकश में यानली ने पूछ ही लिया था, माँ ये कहानी किसकी है। ये सुनकर मैडम यू ने यानली की तरफ देखा था
और उसने कहा था ये कहानी और किसी की नहीं, मेरी शीजे की है। ये सुनकर यानली शॉक, वो समझ ही नहीं पाई। शीजे, पर माँ की तो कोई बहन थी ही नहीं ना, उनके परिवार में तो सिर्फ उसकी माँ थी। ये सोचकर वो मैडम यू की तरफ देख रही थी। मैडम यू भी उसके क्वेश्चन को समझ गई थी, इसीलिए वो उनसे कहती है तुम लोग इस बारे में भूल जाओ, चलो विंग तैयार हो जाओ अच्छे से। ये बोलकर वो फिर से विंग को बैठा देती है। विंग और याली समझ रहे थे कि मैडम यू उस बात को टालने के लिए ये सब बोल रही है, इसीलिए वो भी इस बात को छोड़ देते हैं। फिर मैडम यू विंग को पूरी तरह से तैयार कर देती है। तभी वहाँ का गेट नॉक होता है। मैडम यू और यानली गेट की तरफ देखते हैं। यानली गेट खोलती है। वहाँ पर मैडम लैन खड़ी हुई थी। मैडम लैन के पीछे बहुत सारे सर्वेंट भी थे। उन सर्वेंट के हाथों में कई सारे प्लेट थी, कई सारों में खाना रखा हुआ था तो कई सारे ढके हुए थे। ये देखकर यानली उन लोगों को अंदर इनवाइट करती है। मैडम लैन उन लोगों के सामने उस ट्रे को रखते हुए कहती है मैडम यू, इसमें आप लोगों के लिए खाना है और ये वाला। ये बोलकर इसमें से वो कपड़ा हटाते हुए दिखाती है। इसमें बहुत सारा ज्वेलरी रखा हुआ था। वो कहती है मैंने इसे अपने वांगजी की वाइफ के लिए बनवाया था और मैं आज ये सब वुशियान को देना चाहती हूँ। ये बोलकर वो सारी एक एक उठाकर विंग के बालों में लगा रही थी और विंग के हाथों में पहना रही थी। विंग तो उन सभी को बस देखता ही जा रहा था, क्योंकि वो सारे बहुत ज़्यादा ही सुंदर थे। और खासकर वो हेयर पिन जो विंग के बालों में लगा था, उस हेयर पिन से तो विंग का लुक बहुत ज़्यादा ही चेंज हो गया था। वो हेयर पिन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। मैडम लैन विंग को देखते हुए कहती है बेटा, ये हेयर पिन हमारी पीढ़ियों से चला आ रहा है। पहले ये हेयर पिन मेरी सास ने मुझे दिया था और मैं पहले विंग को देना चाहती थी, पर ये बोलकर वो उदास हो गई और कहती है कोई बात नहीं, पर ये अब तुम्हारा हुआ। ये बोलकर वो उसके बालों को टच करती है। विंग स्माइल करता है। उसे समझ नहीं आता कि हर बार ये विंग का नाम क्यों आता है बीच में। ये आखिर विंग है कौन जिसे मैडम लैन इतना ज़्यादा पसंद करती है। पर विंग उस बात को इग्नोर कर देता है और वो स्माइल करके मैडम लैन को देखता है। फिर मैडम लैन उन तीनों को देखते हुए कहती है हम लोग आप लोगों को कुछ टाइम में बुलाने वाले हैं। वैसे सारी तैयारी हो गई है और सारे लोग वहाँ हॉल में पहुँच चुके हैं। कुछ टाइम बाद मैं खुद आप लोगों को लेने आऊँगी। ये सुनकर मैडम यू भी स्माइल करके नोट करती है। फिर वहाँ से मैडम लैन चले गई थी। फिर विंग, यानली, मैडम यू और जिनली बैठकर खाना खाते हैं। विंग को ये टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि ये बॉइल्ड खाना था। पर भी वो पहला दिन कुछ नहीं बोलना चाहता, इसीलिए वो चुपचाप उसे बैठकर खा रहा था। उनका खाना खत्म होने के बाद कुछ ही टाइम में वहाँ फिर से गेट नॉक होता है। फिर से यानली गेट खोलने जाती है। वहाँ और कोई नहीं, मैडम लैन थी। मैडम लैन स्माइल करके बोलती है चलिए मैं आप लोगों को हॉल का रास्ता दिखाती हूँ। ये सुनकर सारे लोग अपना सर नोट करते हैं। विंग भी खड़ा हो चुका था, विंग भी जाने वाला था, पर मैडम यू उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है और फिर मैडम यू उसे रेड कलर का वेल पहनाती है। विंग को उस वेल के कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसीलिए मैडम यू ने ही उसका हाथ पकड़ लिया और वो उन सभी के साथ हॉल की तरफ जाने लग गए थे। कुछ ही टाइम में वो सारे हॉल में पहुंच चुके थे। मैडम यू उसका हाथ पकड़ के अंदर ले जाती है। मैडम यू और यानली देखती है कि वहाँ बहुत सारे वाइट कलर के कपड़े पहने इंसान हैं। शायद वो लैंड क्लैन के एल्डर्स होंगे, इसीलिए वो उन सभी को ग्रीट करते हैं। विंग को कुछ समझ तो नहीं आता, पर भी वो वहीं पर चुपचाप खड़ा रहता है। फिर मैडम यू उसे लेकर सामने जाती हैं। जैंग फैम उन लोगों के पास आते हैं। फिर मैडम यू विंग का हाथ छोड़ देती है और जैंग फैमिली ने विंग का हाथ पकड़ लिया। फिर वो विंग को लेकर स्टेज पे जाते हैं। वांग जी पहले से ही स्टेज में खड़ा हुआ था। वांग जी ने भी एक बहुत ही सुंदर सा रेड कलर का हानफू पहना हुआ था और साथ ही उसके फोरहेड में वो रेड कलर का रिबन भी बंधा हुआ था। वांग जी एकदम ज़्यादा स्टिफ होकर खड़ा हुआ था। उसके फेस में ना ही कोई इमोशन था, ना ही खुशी, ना ही दुख। वो बस चुपचाप सामने की तरफ देख रहा था। वो देख रहा था
कि सामने से विंग किस तरह चलते हुए आ रहा है। कुछ ही टाइम में जैंग फैमिया विंग को लेकर वांग जी के पास पहुंच चुके थे और जैंग फैमिया विंग का हाथ वांग जी की तरफ देते हैं। वांग जी भी बिना कुछ रिएक्ट करे विंग का हाथ पकड़ लेता है, जिससे विंग की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। वहीं वांग जी की भी, पर वांग जी ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा था और उसने विंग को अपने पास खड़ा करवा लिया था। फिर प्रीस्ट ने मंत्र बोलना स्टार्ट कर दिया। वहीं लैन चिंगहेंजून और मैडम लैन उन दोनों के पास आते हैं और एक फॉरहेड रिबन विंग और वांग जी के हाथ में बांधते हैं। ये फॉरहेड रिबन लैन क्लैन का सबसे पवित्र धागा होता है। इस धागा को अगर दो इंसान के हाथों में बांध दिया जाए, वो जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के साथी बन जाते हैं। और आज विंग और वांग जी एक दूसरे के साथी बन गए हैं। फिर से कुछ रस्में होती हैं और फिर प्रीस्ट वांग जी और विंग को कहता है कि अब आप लोग वाउस ले सकते हो। वो फिर से कुछ मंत्र पढ़ने लगे। वहीं वांग जी विंग का हाथ पकड़ा हुआ था। वो सबसे पहले अर्थ और हेवन को बो करते हैं और फिर अपने एंसेस्टर को, अपने माता पिता को, और लास्ट में उन दोनों ने एक दूसरे को बो किया। इसी में हमारी वांगशन की शादी हो गई। प्रीस्ट उन दोनों को कांग्रेस करता है। सारे लोग बधाई दे रहे थे। फिर एक और रिचुअल होती है, ड्रिंक की रिचुअल। उसमें वांग जी और विंग को ड्रिंक दिया जाता है, पर सादा सिंपल टी। विंग वांग जी को पिलाता है, वहीं वांग जी विंग को। और इसी में उन दोनों की ये शादी की रिचुअल भी पूरी हो गई। शादी कंप्लीट होते ही वांग जी और विंग ने पहले वो उस प्रीस्ट को किया और फिर अपने माता पिता की तरह, और फिर एंसेस्टर में जितने भी लोग थे, जितने भी लोग हॉल में खड़े थे, उन सभी को बो किया। वांग जी विंग का हाथ पकड़ के अपने माता पिता के पास जाता है और फिर उन लोगों को 90 डिग्री बो करता है। विंग भी वैसा ही करता है। फिर जैंग फैमिया और मैडम यू के पास जाता है। वो ऐसे ही सबको बो करने के लिए उन सभी के जगह में जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जैंग चैंग की नज़र तो सिचैन से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वैसे तो सिचैन ने एक बैम्बू हैट पहना हुआ था, क्योंकि कल उसकी शादी है, तो वो अपने अल्फा को अभी से अपना फेस नहीं दिखा सकते। इसीलिए उन्होंने अपने फेस में एक बैम्बू हैट पहना हुआ था। उन्हें अपने भाई की शादी भी तो अटेंड करनी थी। उन्होंने अपने फेस को कवर कर रखा था। फिर भी जैंग चैंग की नज़र उनसे हट ही नहीं रही थी। वो तो सिचैन से बात करना चाहते थे। इसीलिए जब वांग जी और विंग के ऊपर सारे लोगों का नज़र था, जैंग चैंग ने चुपके से सिचैन का हाथ पकड़ा और वो उस हॉल से उन्हें बाहर लेके गए। सिचैन तो पहले डर ही गए थे, क्योंकि अचानक से जैंग चैंग ने उन्हें खींचा था। वो जैंग चैंग से पूछते भी हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, किसी ने देख लिया तो ये अशुभ हो जाएगा, ये हमारे क्लैन के रूल के खिलाफ है। ये बोलकर वो उसका हाथ छुड़ाकर जा रहे थे, पर जैंग चैंग ने उसका कमर ही पकड़ लिया। सिचैन बहुत ज़्यादा इस शौक में पड़ गए थे। वो जैंग चैंग को हटाते हुए बोले, ये क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। ये बोलकर वो उसे हटा रहा था और कह रहा था, मुझे जाने दो, किसी ने देख लिया तो ये अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर वो उसके हाथ को अपने कमर से हटाता है, पर जैंग चैंग ऐसे छोड़ने वाला था। वो कहता है, कितने दिन हो गए मैंने आपका फेस ही नहीं देखा, मुझे देखने का मन हुआ। पर सिचैन कहता है, नहीं, कल कल के बाद ही देखने को मिलेगा, नहीं तो अशुभ हो जाएगा। ये बोलकर वो फिर से वहां से जाने की कोशिश करते हैं, पर जैंग चैंग ने फिर से सिचैन का हाथ पकड़ लिया और वो अपनी तरफ खींच लेते हैं। जैंग चैंग सिचैन के कानों के पास आकर बोलते हैं, ठीक है, मैं आपका चेहरा नहीं देखूंगा, पर कम से कम बात तो कर सकते हैं ना। मुझे कल का वेट ही नहीं हो रहा है। कल के बाद तुम मेरे हो जाओगे और मैं जितना चाहूँ इस फेस को देख सकता हूँ। ये बोलकर वो उसके कानों के पास हल्का सा फूंक मारता है, जिससे सिचैन की पूरी बॉडी कांप गई थी। वो जल्दी से जैंग चैंग से अपना हाथ छुड़वाता है और वो जल्दी से वहां से चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ अब सब कुछ हो चुका था, सारे रिचुअल भी खत्म हो चुके थे। विंग बुरी तरह थक चुका था, क्योंकि उसे आदत नहीं है। वो तो हमेशा ही इधर से उधर उछल कूद करता रहता है, कभी भी वो इतने टाइम तक शांत बैठा ही नहीं। और आज उसे शादी के कारण इतना शांत रहना पड़ रहा है। विंग बस प्रे किए जा रहा है कि यहाँ से वो जल्दी निकल जाए और वो कम से कम इस वेल को तो हटा पाए, जिससे उसको बाहर का नज़ारा तो देखने मिले। पर वो भी उसे नसीब नहीं होने वाला, क्योंकि यानली और मैडम यू ने साफ साफ उसे बता दिया है कि ये वेल वांग जी ही हटाएगा, तो तुम्हें हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर विंग ने अपना सर हिलाया था,
तो अभी भी उसे हटा भी नहीं सकता। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने इतने दिन वीडियो अपलोड नहीं किया, इसलिए मैं थोड़ा लंबा बनाया। अगर बोर हो जाओ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, ओके? और हाँ, बाय बाय।